So we have covered anatomy of all the 12 forearm extensor muscles. So in this lecture, let's finish the clinical anatomy of the forearm extensor muscle. So first one is anatomical snuff box. So anatomical snuff box is located on the lateral side of the wrist. This is anatomical snuff box. So let's talk about its boundaries. Posterior boundary is formed by extensor pollicis longus tendon. This tendon, extensor pollicis longus tendon. This is anatomical snuff box here, and anterior boundary is formed by extensor pollicis brevis tendon. This tendon and this tendon, रेड कलर का, that is abductor pollicis longus tendon. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं. This posterior boundary is formed by extensor pollicis longus tendon and anterior extensor pollicis brevis and abductor pollicis longus. Here this is EPL, extensor pollicis longus. This one is extensor pollicis brevis and this red one is abductor pollicis longus. ठीक है, तो ये इसकी बाउंड्रीज हैं. इसका फ्लोर जो है वो कार्पल बोन्स बनाती है, और इस एरिया में जो कार्पल बोन्स आती है वो होती हैं स्केफॉइड, ट्रेपीजियम और बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कंटेंट्स की एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर से जाता क्या क्या है. तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये वेन दिख रही है. दिस इज सिफेलिक वेन जो इसके अंदर से जा रही है, जो कि सुपरफिशियल है. ठीक है, तो सिफेलिक वेन सुपरफिशियली एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के ऊपर से जाती है, और डीप में रेडियल आर्टरी और रेडियल नर्व, जो कि सुपरफिशियल रेडियल नर्व थी जो यहाँ से डायरेक्टली रिस्ट में जा रही थी. तो ये रेडियल नर्व, रेडियल आर्टरी और सिफेलिक वेन, ये तीन चीज़ें एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर से जाती है. सो रेडियल नर्व सुपरफिशियल वाली, और रेडियल आर्टरी जो कि डीप होते हुए जाती है, और सुपरफिशियली सिफेलिक वेन जाती है. Now let's talk about another important structure here, which is extensor retinaculum. तो जो हमारी रिस्ट है, रिस्ट के पीछे यहाँ पे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम रन करता है, और यहाँ का जो डीप फेशिया था, यहाँ पे मैंने बताया था सुपरफिशियल और डीप मसल के बीच में फेशिया है, और जो सारी मसल है वो फेशिया के अंदर ही पैक्ड रहती है. तो जो रिस्ट के पास फेशिया है वो यहाँ पे थिक हो जाता है, और थिक होके एक बैंड बना देता है जिसके नीचे से टेंडन्स जाते हैं. तो इस बैंड को हम बोलते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम. तो ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ओब्लिकली रन करता है नीचे को, इस तरीके से ये बैंड बनता है. ठीक है, तो ये है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, जिसके नीचे से एक्सटेंसर टेंडन्स पास करते हैं और वो उनको सपोर्ट करके रखते हैं. तो अब ये जो इसकी वर्टिकली थिकनेस है वो 2 सेंटीमीटर के अराउंड होती है. तो हमने ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम यहाँ पे बना रखा है. अब जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है वो बीच बीच में से सेप्टा देता है, और वो सेप्टा या फिर साइनोवियल शीथ जो है वो जाके लॉन्गिट्यूडनल रिजेस ऑफ रेडियस पे अटैच होती है. ठीक है, तो ये रेडियस है, ये अल्ना है, ये रेडियस के लॉन्गिट्यूडनल रिजेस हैं. तो यहाँ से ये सेप्टम निकलते हैं और जाके अटैच हो जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिज पे. ठीक है, और यहाँ पे या अल्ना पे. इस तरीके से ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम 6 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और इन 6 कंपार्टमेंट के अंदर से अलग अलग स्ट्रक्चर्स पास होते हुए जाते हैं. जो भी हमारे एक्सटेंसर टेंडेंस है वो इन 6 कंपार्टमेंट के अंदर से होते हुए जाते हैं. तो हम देखते हैं कि इन 6 कंपार्टमेंट जो कि रिस्ट के पीछे की साइड है, जो कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम बना रहे हैं, इनके अंदर से कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट कंपार्टमेंट यहाँ पे होगा, और यहाँ से आपको दिख रहे हैं कौन से 2 टेंडन जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे इधर जो टेंडन्स थे वो थे हमारे एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस. तो जो हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट है वहाँ से
अबडक्टार पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसार पॉलिसिस ब्रेविस होते हुए जाते हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट से, ठीक है। तो इधर से दो स्ट्रक्चर्स पास होते हुए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम सेकंड कंपार्टमेंट में। तो सेकंड कंपार्टमेंट में यहाँ पे बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल और बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल में हमारा ECRL और ECRB आ रहा था, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड कंपार्टमेंट में दो टेंडेंस आएंगे जो कि होंगे ECRL और ECRB के टेंडन। अब हमारा एक टेंडन रह गया है यहाँ पे, वो है अबडक्टार पॉलिसिस लॉन्गस का। तो जैसे कि ये थोड़ा दूर से आता है, ठीक है, अल्ना की साइड से होते हुए आता है, तो जब ये रिस्ट से पास करता है तो थोड़ा सा इधर से पास करता है, तो इसीलिए ये आता है थर्ड कंपार्टमेंट में। थर्ड कंपार्टमेंट में आ गया हमारा EPL, ठीक है। तो थंब के दो टेंडन फर्स्ट कंपार्टमेंट से आए, सेकंड कंपार्टमेंट से ECRL और ECRB आए और थर्ड कंपार्टमेंट से EPL आया, ठीक है। अब हमारी इतनी मसल हो चुकी है। अब इस टेंडन के इधर से आपको दिख रहे हैं ये टेंडेंस, ठीक है। तो ये डिजिटोरम के टेंडेंस है, एक्सटेंसर डिजिटोरम कॉम्युनिस के। तो जस्ट इसके बाद जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे फोर्थ कंपार्टमेंट, जो कि रेडियस का बिल्कुल मीडियल पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ से जाएगा सबसे पहले एक्सटेंसर डिजिटोरम कॉम्युनिस का टेंडन, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम कॉम्युनिस का टेंडन, प्लस यहाँ से जाएगा एक्सटेंसर एंडाइसिस का टेंडन। एक्सटेंसर एंडाइसिस का ओरिजिन भी यहाँ से हो रहा था और ये टेंडन भी यहीं से होते हुए जाएगा फोर्थ कंपार्टमेंट से। तो एक्सटेंसर एंडाइसिस का टेंडन, प्लस इसके अंदर से दो स्ट्रक्चर्स और जाते हैं, एक आर्टरी और एक नर्व। तो जो नर्व है वो आपको पता है पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व है, जो कि हमारी मोटर सप्लाई दे रही थी हमारे फोरआर्म मसल को, पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व। और जो आर्टरी है वो है एंटीरियर इंटरऑशियस आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर तो फोर्थ कंपार्टमेंट के अंदर से चार मेजर चीजें निकल रही है, एक एक्सटेंसर डिजिटोरम का टेंडन, एक्सटेंसर इंडाइसिस और पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व और एंटीरियर इंटरऑशियस आर्टरी। अब हमारे पास सिर्फ दो टेंडेंस रह गए हैं, सारे टेंडेंस निकल चुके हैं रिस्ट से, और वो दो टेंडेंस है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी का टेंडन और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस का टेंडन। तो जो डिजिटी मिनी का टेंडन है अब अगला वो निकलेगा यहाँ से, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। और जैसे कि नाम है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, तो अल्ना से जो कंपार्टमेंट बन रहा है, सिर्फ एक कंपार्टमेंट बन रहा है, वहां से निकलेगा हमारा एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। तो जो कंपार्टमेंट रेडियस और अल्ना के बीच से आ रहा है, फिफ्थ कंपार्टमेंट, उससे निकलेगी डिजिटी मिनिमी का टेंडन, और सिक्स्थ कंपार्टमेंट जो कि अल्ना के ऊपर है उससे निकलेगा एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस का टेंडन। तो अब देख लेते हैं कुछ कंडीशंस रिलेटेड टू आवर फोरआर्म मसल। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम रिस्ट ड्रॉप पे। तो रिस्ट ड्रॉप आपको पता है क्या होता है, ये, ठीक है। तो ये क्यों होगा, जब आपकी जो फोरआर्म एक्सटेंसर्स है वो इसको एक्सटेंड नहीं कर पाएगी। और फोरआर्म एक्सटेंसर्स इसको एक्सटेंड क्यों नहीं कर पाएगी, कि जो नर्व फोरआर्म एक्सटेंसर्स को इनरवेट हो रही थी, जो नर्व्स फोरआर्म एक्सटेंसर्स को अपनी मोटर सप्लाई दे रही थी, वो उसकी इंजरी हो चुकी है, ठीक है। तो हमारी एक्सटेंसर मसल्स की नर्व सप्लाई एक ही थी सबकी, वो थी रेडियल नर्व। तो अगर रेडियल नर्व की इंजरी हो जाए तो रिस्ट ड्रॉप हो सकता है। तो या तो एक्सिला के अराउंड इंजरी हो, ह्यूमरल हेड का फ्रैक्चर हो, ठीक है, या फिर शोल्डर डिसलोकेशन हो, या फिर जो रेडियल ग्रूव है जहां से जो हमारी रेडियल नर्व है वो घूमते हुए आगे आती है ह्यूमरस पे, वहां पे फ्रैक्चर हो, ठीक है। तो ह्यूमरस शाफ्ट फ्रैक्चर, तो इन दोनों ही जगह पे फ्रैक्चर या शोल्डर पे डिसलोकेशन होने की वजह से रेडियल नर्व में इंजरी हो सकती है और रिस्ट ड्रॉप जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। और अभी हम जो भी ये कंडीशन पढ़ रहे हैं बहुत ही ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ हम एनाटमी ऑफ फोरआर्म मसल्स की बात कर रहे थे। तो अगला आ जाता है डी क्विरवेन्स टीनोसाइनोवाइटिस। तो डी क्विरवेन टीनोसाइनोवाइटिस में जो फर्स्ट कंपार्टमेंट से टेंडन निकल रहे थे, फर्स्ट कंपार्टमेंट से कौन से टेंडन निकल रहे थे, एपीएल और ईपीवी।
तो APL और EPB का रिपीटेटिव वर्क की वजह से ये जो दोनों टेंडन इस फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर से निकल रहे हैं, इस फ्रिक्शन की वजह से इन दोनों टेंडेंस में इन्फ्लेमेशन या फिर डीजनरेटिव चेंजेस आ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डी कुरवेन स्टेनोसाइनोवाइटिस। इसका कॉज या फिर पैथोफिजियोलॉजी अभी वेल अंडरस्टूड नहीं है। तो इसका इंसिडेंस है 0.5% इन मेल्स एंड 1.3% इन फीमेल्स, और ये 40 to 50 की एज में ज़्यादा प्रेवलेंट है और फीमेल्स में ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस के साथ डी कुरवेन सिंड्रोम को देखा जाता है। इसकी इटियोलॉजी है ओवर यूज इंजरीज, मैंने बताया इसकी वजह से, यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस या फिर डीजनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं। तो ये उनमें होता है जो ज़्यादा थंब का यूज़ करते हैं, जैसे ऑफिस वर्कर्स या फिर म्यूजिशियन या फिर गोल्फ प्लेयर्स। अब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, तो जैसे कि ये दो टेंडेंस इफेक्टेड हैं तो रेडियल साइड रिस्ट पेन हो सकता है, यहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, और रेंज ऑफ मोशन कम हो सकता है। ये जो हमारा अबडक्शन करने का रेंज है वो कम हो जाता है, ठीक है। और पाल्पेबल थिकनिंग ऑफ एक्सटेंसर शीथ, ये जो एक्सटेंसर शीथ है जो आप फर्स्ट कंपार्टमेंट में पाल्पेट करते हैं, यहाँ पे आपको थिकनेस पाल्पेट होती है, यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर है वो थिकन्ड फील होता है, ठीक है, और क्रेपिटस फील होते हैं जब आप इसको पाल्पेट करते हो। तो अब देखते हैं फिंकरस्टीन टेस्ट। तो फिंकरस्टीन टेस्ट इसका एक प्रोवोकेटिव टेस्ट होता है डी कुरवेन सिंड्रोम का। उसमें हम अपने थंब को फिस्ट के अंदर डाल के फिस्ट बंद करते हैं और फिर इसको अल्नर डेविएशन करते हैं, तो इस टेंडन में स्ट्रेच देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फील होता है और एक पॉजिटिव टेस्ट होता है फॉर डी कुरवेन सिंड्रोम। इसके ट्रीटमेंट में हम हॉट पैक और कोल्ड पैक लगा सकते हैं फॉर पेन मैनेजमेंट। तो इसमें एक रिसर्च में देखा गया कि कुछ मोडालिटीज़ यूज़ की गई डी कुरवेन सिंड्रोम के लिए, जैसे कि आयंटोफोरेसिस विद डेक्सामेथाजोन, अल्ट्रासाउंड, फ्लूइडोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। तो इसमें देखा गया कि जो आयंटोफोरेसिस था वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट था पेशेंट का पेन कम करने के लिए, और डिसेबिलिटी स्केल जो उन्होंने यूज़ किया था उसको इम्प्रूव करने के लिए। और जो अल्ट्रासाउंड है वो सिर्फ पेन कम करने के लिए एफिशिएंट था, डिसेबिलिटी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट उसने नहीं दिखाया। और जो बाकी मोडालिटीज़ यूज़ की गई इन पे अभी और रिसर्चेस करनी चाहिए, ठीक है, इन पे भी जो रिजल्ट थे वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे। और इसके अलावा आप इसमें स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक्स, कंसेंट्रिक्स और इसेंट्रिक्स एक्सरसाइजेस फॉर थंब अबडक्शन एंड थंब एक्सटेंशन। अब हम आ जाते हैं अगली कंडीशन पे, जो कि है टेनिस एल्बो। तो टेनिस एल्बो आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस भी बोलते हैं। हम बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ रहे हैं अभी। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन टेंडन इफेक्टेड होता है वो होता है ECRB, एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस ब्रेविस का, ठीक है। और इसकी इटियोलॉजी ओवरऑल देखा जाए तो ओवर यूज इंजरीज की वजह से होती है, रिपीटेटिव रिस्ट एक्सटेंशन, फोर आर्म फ्लेक्शन और ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस की वजह से होती है। इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखा जाए तो जो भी एक्टिविटी में पेन होता है, जैसे कि रिस्ट एक्सटेंशन वाली एक्टिविटीज़ में या फिर ग्रिपिंग एक्सरसाइजेज में या फिर ग्रिपिंग एक्टिविटीज़ में, तो या तो वो एक्टिविटी करते टाइम पेन होता है, या एक्टिविटी करने के जस्ट जैसे ही हम ख़त्म करते तब पेन होता है, या फिर एक्टिविटी करने के कुछ देर बाद पेन होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल के साइड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है और जो ये पेन है वो रेडिएट कर सकता है हमारे फोरआर्म में। फिजियोथेरेपी में कुछ स्पेशल टेस्ट हम यूज़ करते हैं टेनिस एल्बो की डायग्नोसिस के लिए, जैसे कि कोजन टेस्ट, मिल्स टेस्ट और मॉडस्ले टेस्ट। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस रेडियल टनल सिंड्रोम, जो कि हम अगला भी पढ़ रहे हैं आगे, फ्रैक्चर, ऑस्टियोआर्थराइटिस इन एल्बो जॉइंट और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। तो नेक्स्ट आ जाता है पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व सिंड्रोम। तो आपको पता है कि रेडियल नर्व स्ट्रेट आके यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक सुपरफिशियल रेडियल नर्व और एक डीप रेडियल नर्व। डीप रेडियल नर्व जो है वो सुपिनेटर के बीच में से होते हुए जाती है दोनों हेड के, और पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व आगे बन जाती है, ठीक है। इसी नर्व को आगे हम पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व बोलते हैं। तो इस नर्व का इंट्रैपमेंट इन सुपिनेटर मसल के बीच में, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व सिंड्रोम। इसके इंसिडेंसेस बहुत ही कम है, 3 आउट ऑफ एवरी 1 लाख पीपल्स, और ये मेल्स में ज़्यादा होता है फीमेल से। इसकी इटियोलॉजी है ट्रॉमेटिक इंजरी, मतलब इस एरिया के आसपास ट्रॉमेटिक इंजरी, ट्यूमर, इन्फ्लेमेशन या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें रिपीटेटिव सुपिनेशन और प्रोनेशन वर्क हो रहा हो,
ठीक है। तो अब हमने बात करी थी कि ये जो रेडियल नर्व है, पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व, ये सुपिनेटर मसल के बीच में से होते हुए जाती है। तो ये रेडियल टनल के बीच में से होते हुए जाती है। ठीक है, तो ये रेडियल टनल क्या है वो देखते हैं। तो रेडियल टनल होती है हमारी जो सुपिनेटर मसल है, ठीक है, उसके बीच में होती है, जिसके अंदर से पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व होते हुए जाती है। तो ये रेडियल टनल है। इसके लेटरल साइड हमारे ECRL और ब्रेकियो रेडियलिस मसल होती है रेडियल मीडियल लेटरल साइड, और इसके मीडियल साइड बाइसेप टेंडन होता है, और इसके ऊपर और नीचे सुपिनेटर मसल होती है। ठीक है, ये सुपिनेटर मसल इसके ऊपर और एक नीचे, जो कि इसके दोनों हेड है। तो ऊपर और नीचे सुपिनेटर मसल है इस रेडियल टनल के। तो अब हम देख लेते हैं आर्केड ऑफ फ्रॉस्ट क्या है। तो आर्केड ऑफ फ्रॉस्ट एक फाइब्रोटेंडनस पार्ट है जो कि ऊपर होता है इस रेडियल टनल के। ठीक है, तो जहाँ से रेडियल टनल स्टार्ट होती है उसका जो टॉप पार्ट होता है उसको हम आर्केड ऑफ फ्रॉस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर से ये पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व होते हुए जाती है। तो जो मैक्सिमम PIN के इंट्रैपमेंट होते हैं वो इस एरिया में होते हैं। ठीक है, तो 70% ऑफ द नर्व इंट्रैपमेंट आर्केड ऑफ फ्रॉस्ट में होते हैं, रेडियल टनल के जो टॉप मोस्ट पार्ट है। इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखा जाए तो इसमें ECRL, ECRB और ब्रेकियो रेडियलिस स्पेयर हो सकते हैं, क्योंकि इनको जो ब्रांचेस थे, इन मसल को जो रेडियल नर्व की ब्रांचेस थी वो ऊपर ही निकल जा रही थी PIN बनने से पहले, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो अगर ये स्पेयर होती है तो जो एल्बो में फ्लेक्शन है उसमें ज़्यादा इफेक्ट आएगा नहीं, और जो हमारी रिस्ट है इसमें रेडियल डेविएशन और एक्सटेंशन में पेशेंट का हाथ रह सकता है, क्योंकि ये पेशेंट इजीली कर सकता है। तो जब हम पेशेंट को बोलते हैं अपनी रिस्ट एक्सटेंशन करे, तो वो रेडियल डेविएशन में रिस्ट एक्सटेंशन करेगा, क्योंकि उसके एक्सटेंसर डिजिटोरम और अल्नारिस इफेक्टेड हो सकते हैं अगर सीवियरली ये नर्व इंट्रैप्ड हो और ज़्यादा मोटर डेफिसिट हो। दूसरी चीज़, इसमें कोई भी सेंसरी लॉस नहीं होएगा, क्योंकि PIN मोटर नर्व है, कोई भी सेंसरी सप्लाई नहीं देती। ठीक है, सेंसरी नर्व जो है वो अलग थी, तो सेंसरी लॉस नहीं होएगा इसमें। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी इसकी तरह ही है। टेनिस एल्बो, रेडियल नर्व इंजरी, ऊपर ही अगर रेडियल नर्व की इंजरी हो जाए तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी C5 to C7 के बीच में, एक्सटेंसर टेंडन का रप्चर यहाँ पे इस एरिया में, या फिर ओलिक्रेनॉन बर्साइटिस जिसको हम स्टूडेंट्स एल्बो भी बोलते हैं। इसके PT मैनेजमेंट में मेनली हम पेन मैनेजमेंट में फोकस करते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं, स्ट्रेचिंग और मोबिलाइजेशन करते हैं एल्बो जॉइंट पे, और बाद में स्ट्रेंथनिंग करते हैं। और जो स्ट्रेचिंग होती है वो मेनली फोकस करती है सुपिनेटर मसल पे। ठीक है, सुपिनेटर मसल के बीच में से क्योंकि ये होते हुए जा रही है, तो रिपीटेटिव सुपिनेशन प्रोनेशन की वजह से जो सुपिनेटर मसल है वो स्पाज्म में हो सकती है, या फिर शॉर्टन पोजीशन में हो सकती है। सो वी हैव कवर्ड ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट। फोरआर्म मसल की सारी एनाटमी हमने ख़त्म कर ली है। तो नेक्स्ट हम इसके आगे पाल्पेशन, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग ऑफ फोरआर्म मसल देखेंगे। ये ख़त्म करने से पहले एक और क्लिनिकल एनाटमी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो फोरआर्म मसल्स में कुछ एनोमलस मसल का फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब कुछ मसल्स का माल फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर इनको हम एक्सेसरी मसल्स भी बोलते हैं। तो वो उन मसल से डिफरेंट होती है जो ओरिजिनली हमने पढ़ी है, डिफरेंट लोकेशन में मिलती है। ठीक है, और ये क्लिनिकली एसिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक भी हो सकती है। जैसे कि एक मसल है एनकोनियस एपिट्रोक्लियारिस। तो वो एनकोनियस जो होती है, एनकोनियस हमारी रेडियल साइड होती है। ठीक है, हमारे लेटरल एपिकॉन्डाइल से आती है। तो जो एनकोनियस एपिट्रोक्लियारिस है वो हमारी मीडियल साइड होती है। ठीक है, और ये एक माल फॉर्म्ड मसल होती है जो कुछ लोगों में मिलती है, और ये जो यहाँ पे से हमारी अल्नर नर्व आ रही है क्यूबिटल टनल में से, तो उधर ये अल्नर नर्व की इम्पिंजमेंट कर सकती है। तो ऐसे ही एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस के भी कुछ माल फॉर्म्ड मसल होते हैं जो कुछ लोगों में मिलते हैं, और इनमें से कुछ लोगों में ये सिम्टोमेटिक भी हो सकता है और एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। तो इसका जो आर्टिकल है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं इन मसल एनोमलीज को। So after completing this, you can move on to palpation video.